संविधान के आर्टिकल 112 में। यदि हम बात करें भैया इससे अलग संविधान में बजट, तो कहाँ पर भैया संविधान में बजट कहाँ पर है, तो जो कौन सा भैया संविधान का आर्टिकल 265, संविधान का आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 में देखो सरकार ने जो संविधान में कहा है, आर्टिकल 265 में संविधान में लिखा हुआ है कि भैया सरकार संसद की अनुमति के बिना, सरकार संसद की अनुमति के बिना एक भी रुपया टैक्स नहीं लगा सकती। सरकार संसद की अनुमति के बिना एक भी रुपया टैक्स नहीं लगा सकती। तो लिखेंगे सरकार, सरकार संसद की अनुमति के बिना, संसद की अनुमति के बिना, अनुमति के बिना एक रुपया भी अनुमति के बिना टैक्स नहीं लगा सकती, टैक्स नहीं लगा सकती। सरकार अनुमति के बिना एक भी रुपये का टैक्स नहीं लगा सकती। दूसरा आ जाएगा भैया आर्टिकल 266, आर्टिकल 266 की बात करें संविधान में हम, कौन सा आर्टिकल 266। इस आर्टिकल 266 में कहा गया है कि सरकार संसद की अनुमति के बिना एक रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। यदि सरकार संसद की अनुमति नहीं है ना, तो सरकार एक भी रुपया खर्च नहीं कर सकती। तो कौन से भी आर्टिकल 266 में लिखेंगे संसद की अनुमति के बगैर, संसद की अनुमति के बिना सरकार खर्च नहीं कर सकती, खर्च नहीं कर सकती। और फिर भी हम आर्टिकल 266 आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल 266 फर्स्ट या फिर एक लिख सकते हैं। यहाँ कहा गया है कि सरकार जो है बिना संसद की अनुमति के, देखिए सरकार की ही बात हो रही है, सरकार बिना संसद की अनुमति के खर्च नहीं कर सकती। यहाँ पहले में बताया गया टैक्स नहीं लगा सकती। सरकार बिना संसद की अनुमति के राजकोष से एक भी रुपया नहीं निकाल सकती। तो लिखेंगे सरकार संसद की अनुमति के बिना, संसद की अनुमति के बिना अनुमति के बिना एक रुपया भी राजकोष से नहीं निकाल सकती, एक रुपया भी राजकोष से नहीं निकाल सकती। तो वहां पर संविधान के आर्टिकल 266 फर्स्ट में बताया गया है। बात कर रहे हैं संविधान के आर्टिकल 266 सेकंड की, तो यहीं पर बताया गया है कि भैया यदि संसद को सरकार से पैसा लेना है तो एक होता है पब्लिक फंड, वहाँ पर सरकार के सभी जमाए पब्लिक कितना होता है सभी पैसा वहीं पर जमा होता है। तो लिखेंगे आर्टिकल 266 सेकंड सी डाल करके आर्टिकल 266 सेकंड, यहाँ पर लिखेंगे भैया सरकार संसद की अनुमति के बिना, संसद की अनुमति के बिना, संसद की अनुमति के बिना इस तरह से लिखेंगे, नीचे लिखेंगे पब्लिक अकाउंट, यहाँ पर हेडिंग वाला लिखेंगे पब्लिक अकाउंट, इसके नीचे ही पब्लिक अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पर सरकार का एक अकाउंट होता है, यहाँ पर सरकार का एक अकाउंट होता है, एक अकाउंट रिजर्व बैंक में होता है, एक अकाउंट रिजर्व बैंक में होता है, रिजर्व बैंक में होता है। मतलब जो संविधान का आर्टिकल 266 है, यहाँ पर सरकार का एक अकाउंट जमा होता है जहाँ पर पब्लिक फंड
जहाँ तक पब्लिक की इनकम रखी जाती है, मतलब जब डाक फंड वगैरह का टोटल इनकम में होकर ट्रांसफर कहाँ जाती है, यहीं पर पहुँच जाती है। यहाँ पर पब्लिक संपत्ति जैसे डाक फंड टिकट आदि का पैसा जमा होता है, टिकट आदि का पैसा जमा होता है। अब बात करें भाई हम आर्टिकल 267 की, कहाँ की बात करें भाई हम आर्टिकल 267 की बात करें, संविधान के आर्टिकल 267 की। भगवान आर्टिकल 267। अब आर्टिकल जो 267 है, यहाँ पर सरकार ने बताया गया है कि यहाँ पर इसे संचित निधि के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया? से संचित निधि के नाम से भी जानते हैं। लिख लेंगे संचित निधि। संचित निधि इसमें लिखेंगे यहाँ सरकार आपातकालीन स्थिति में बिना संसद की अनुमति के कुछ पैसा निकाल सकती है, कुछ पैसा निकाल सकती है। अब निकाल सकती है भैया, आपने तो बताया कि बिना संसद की अनुमति की सरकार एक भी रुपया नहीं निकाल सकती, लेकिन आपने यहाँ कैसे बता दिया कि सरकार क्या नहीं कर सकती? पैसा निकाल सकते हैं। मैंने कहा लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, वो शर्त आपको समझनी पड़ेगी। लिखेंगे लेकिन, यहीं पर लेकिन पैसा निकालने के लिए राष्ट्रपति के सिग्नेचर आवश्यक है। सिग्नेचर आवश्यक। तो भाई ये क्या थे हमारे संविधान में बजट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने एक बार फिर रिपीट कर दूं कि संविधान में बजट का संबंध कहाँ से भी आर्टिकल 112 में अब आर्थिक नीति विवरण के नाम से इसका क्या गया है, उल्लेख किया गया है। दूसरी बात, जो आपका संविधान का आर्टिकल 265 है, यहाँ बताया गया है सरकार बिना संसद की अनुमति के एक भी रुपया टैक्स नहीं लगा सकती। कहाँ पर बताया गया है? संविधान के आर्टिकल 265 में। बात करें भैया 266 की, संसद की अनुमति के बिना सरकार खर्च नहीं कर सकती, एक भी रुपया खर्च नहीं कर सकती। किसके बिना? संसद की अनुमति के। तो कौन था? 266। सरकार संसद की अनुमति के बिना एक रुपया भी राजकोष से नहीं निकाल सकती। कहाँ? 266। बात करें भैया 267 पब्लिक फंड है। यहाँ पर सरकार का एक अकाउंट रिजर्व बैंक में यानी आरबीआई में होता है। कहाँ पर? आरबीआई में होता है। यहाँ पर पब्लिक संपत्ति जैसे डाक फंड, टिकट आदि का पैसा जमा होता है। बात करें भैया 266 की, तो यहाँ पर बताया गया है संचित निधि। यहाँ सरकार आपातकालीन स्थिति में बिना संसद की अनुमति के कुछ पैसा निकाल सकती है, लेकिन पैसा निकालने के लिए किन की आवश्यकता होगी? पैसा निकालने के लिए जरूरत होगी हमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर की। राष्ट्रपति के सिग्नेचर आवश्यक होते हैं। तो भी ये क्या थी हमारे संविधान में बजट के कुछ प्रावधान थे, जिनके बारे में हमने चर्चा करी। अब देखो हमारा दूसरा जो टॉपिक होने वाला है आज का, आज हम चर्चा करने वाले हैं भैया बजट के प्रकार के बारे में, मतलब जो बजट के प्रकार हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखो भैया हमारी अगली हेडिंग डाल रही है भैया बजट के प्रकार, टाइप्स ऑफ बजट। बजट के प्रकार लिखेंगे टाइप्स ऑफ बजट। तो बात आपको समझ में आई बजट के प्रकार कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर लिख देंगे भैया बजट डालकर इस तरह से लिखेंगे, थोड़ा
तो आपको अच्छा सा महसूस हो। तो किस तरह से लिखना भी हमें आपको बना करके यहाँ पर लिखना है बजट। अब जो बजट है, बजट के प्रकार कौन कौन से उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो भैया लिख लेंगे सबसे पहला बजट का प्रकार हेडिंग डाल करके। क्या लिखेंगे भैया, संतुलित बजट। संतुलित बजट। दूसरा टाइप लिख लेंगे भैया घाटे का बजट। घाटे का बजट। तीसरा का लिख लेंगे भैया आधिक्य बजट। आधिक्य बजट। जो आपका चौथा टाइप होगा वो क्या लिख लेंगे भैया जेंडर आधारित बजट। जेंडर आधारित बजट। जेंडर आधारित बजट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पर लिखेंगे शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट। तो ये भी क्या है, बजट के प्रकार होते हैं, इनके बारे में एक एक करके सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहला बजट का प्रकार कौन सा है, यहाँ पर जाएगा संतुलित बजट। कौन सा, संतुलित बजट। तो हेड डाल लेंगे सबसे पहले संतुलित बजट के बारे में। संतुलित बजट यहीं पर लिखेंगे भाई, जब सरकार का या अर्थव्यवस्था में, इस तरह से लिखेंगे अर्थव्यवस्था में आय भी 1 रुपया हो, आय के जितना ही खर्च किया जाए, आय के जितना ही खर्च करने का प्लान हो, तो उसे संतुलित बजट कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे संतुलित बजट कहते हैं। संतुलित बजट कहते हैं। दूसरी बात देखना है यहाँ पर हेडिंग डाल करके, संतुलित बजट हमसे क्या कहते हैं। अब देखा है कैसे यहाँ पर, और तो यहाँ पर एक तरफा लिख लेंगे खर्च और एक तरफा लिखेंगे भैया, एक तरफा लिख लेंगे आय और एक तरफा लिख लेंगे खर्च। यदि क्या है, किसी उसकी आय भी कितनी हो, आय भी 100 रुपये हो और खर्च भी कितने का प्लान हो, 100 रुपये का हो, तो वो कैसा होता है भैया, वो होता है भैया संतुलित बजट। वो क्या होता है, संतुलित बजट। इसका मतलब संतुलित बजट आपको समझ में आया भाई। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ऐसा बजट जो सरकार अर्थव्यवस्था में आय के जितना ही खर्च का प्लान हो, तो हम इसे कहते हैं, उसे हम संतुलित बजट की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे दिया गया है यहाँ पर, आय 100 रुपये है, खर्च भी कितना है भैया, 100 रुपये ही है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ से संतुलित बजट हो जाएगा। कौन सा, संतुलित बजट कहलाएगा। बात करें भैया हम दूसरे की, तो दूसरा कौन था, तो भैया घाटे का बजट। हेडिंग डालेंगे नंबर 2, घाटे का बजट। घाटे का बजट क्या होता है, लिख लेंगे जब अर्थव्यवस्था में आय कम हो
करने का प्लान तथा खर्च करने का प्लान अधिक हो तो उसे हम घाटे का बजट कहते हैं। घाटे का बजट कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं, उसमें घाटे का बजट कहते हैं। जैसे देखो भी एक एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पर। एग्जांपल पाई कितनी है हमारी, पाई है हमारी 100 रुपये और हमारा खर्च करने का प्लान कितना है, खर्च करने का प्लान कितना बन रहा है 110 रुपये। तो यहाँ से क्या समझ में आया हमें, यहाँ से हमें समझ में आया कि भैया जो हमारी क्या है, आय हमारी 10 रुपये है, हमारा खर्च करने का प्लान 110 रुपये का है। इसका मतलब हमारे पास में 10 रुपये कहाँ से आएंगे, हमारे पास में 10 रुपये सरकार इजाज़त देगी रिजर्व बैंक को कि भाई आप 10 रुपये का कर लो, आप 10 रुपये की छपाई कर लो। तो वहाँ से क्या होगा, अर्थव्यवस्था में 10 रुपये ऐड कर देगी गवर्नमेंट। इसका मतलब थोड़ी थोड़ी क्या होगी, मुद्रास्फीति की स्थिति होगी। जब अर्थव्यवस्था में सरकार पैसा डालती रहे तो क्या होती है, थोड़ी मुद्रास्फीति होती है। तो थोड़ी मुद्रास्फीति किस चीज़ का कारण बनती है भैया, थोड़ी मुद्रास्फीति बनती है भैया किस चीज़ का, अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है। तो व्यवस्था क्या है भैया, घाटे का बजट लिखेंगे, घाटे का बजट। घाटे का बजट, ये वाली बात आपको समझ में आई नहीं। घाटे का बजट, अब इसी घाटे के बजट में एक हेडिंग डाल करके हमें एक चीज़ लिख लेनी है कि यह घाटे का बजट ज़्यादातर विकासशील देश अपनाते हैं, ज़्यादातर विकासशील देश अपनाते हैं घाटे के बजट को। तो ये चीज़ थोड़ी सी मैं आपको समझाऊँ, में लिख लेना है कि भैया ज़्यादातर विकासशील देश घाटे का बजट अपनाते हैं। घाटे का बजट अपनाते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में थोड़ा थोड़ा पैसा सरकार डालती रहती है, जिससे हल्की मुद्रास्फीति होती है, जिससे हल्की मुद्रास्फीति होती है तथा थोड़ी मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में टोनिंग का काम करती है। अर्थव्यवस्था में इसलिए काम करती है, टोनिंग का कार्य करती है। मतलब वही बातें हैं, अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा तो चीज़ें क्या होंगी भैया, चीज़ें बदल जाएंगी। उस पैसे को खर्च करने के जनता कहाँ जाएगी भैया, दुकान पर जाएगी या फिर किसी व्यापारी के पास जाएगी। अब जब व्यापारी के पास में चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो चीज़ों की डिमांड बढ़ने के साथ में व्यापारी कहाँ कहेगा, उन उत्पादन करने वाली कंपनियों से कहेगा क्योंकि चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, आप इस चीज़ का अधिक उत्पादन करिए। अब वो कंपनियाँ क्या करेंगी, उत्पादन करने के लिए वर्करों की नियुक्ति करेंगी। अब जब वर्करों की नियुक्ति करेंगी किस चीज़ के लिए, उत्पादन करने के लिए, तो उन वर्करों को क्या देगी कंपनी, पैसा देगी। फिर मतलब रोजगार बढ़ा, देखिए यहाँ से क्या बढ़ता है, यहाँ से रोजगार बढ़ता है। तो यहाँ से रोजगार बढ़ जाएगा तो जो इन लोगों को रोजगार मिला अब उनके पास में पैसा आ जाएगा। जब उन लोगों के पास में भी क्या होगा, पैसा पहुंच जाएगा तो वो लोग भी क्या करेंगे भैया, खरीदारी करनी शुरू कर देंगे। तो यह व्यवस्था मुद्रास्फीति जो होती है ना, थोड़ी मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में काम करती है टॉनिक का। तो यहाँ से समझ में आई, घाटे का बजट क्यों लोग अपनाते हैं, इसे भारत भी अपनाता है। जो घाटे के बजट की प्रक्रिया है भारत भी इस व्यवस्था को अपनाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से क्या भैया, घाटे का बजट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो यहाँ पर एग्जाम्पल में दर्शाया गया है 10 रुपये, ये 10 रुपये सरकार
10 रुपये RBI, 10 रुपये के नोट, सरकार 10 रुपये के नोट किससे छपवाएगी भैया? RBI से छपवाएगी। 10 रुपये के नोट RBI से छपवाएगी। तो यहाँ से बातें समझ में आई। अर्थव्यवस्था में पैसा कहाँ से छपता रहता है, किस प्रकार क्या होता है भैया? पैसे की छपाई होती है। तो ये बातें किससे संबंधित है? ये बात संबंधित है हमारी बजटिंग व्यवस्था से। तीसरा बजट कौन सा भैया? तीसरा बजट आता हमारा आधिक्य बजट। और देखो तीसरा बजट जो होगा वो आधिक्य बजट होने वाला है। लिख लेंगे भैया आधिक्य बजट। आधिक्य बजट लिख लेंगे। जब सरकार में या अर्थव्यवस्था में, जब अर्थव्यवस्था में, जब अर्थव्यवस्था में आय अधिक, आय तो अधिक है। देखिए अब की बार हमारे अपने आय तो अधिक है, 100 रुपए की इनकम है, लेकिन खर्च करने का इरादा कितना भैया? 90 रुपए खर्च करने का इरादा है। तो कौन सा बजट है भैया? आधिक्य का बजट है। आय अधिक तथा खर्च करने का इरादा कितना हो भैया? तथा खर्च करने का इरादा कितना हो? तो खर्च करने का प्लान कम हो तो वह बजट क्या कहलाता है भैया? आधिक्य का बजट कहलाता है। क्या कहलाता है? आधिक्य बजट कहलाता है। तो व्यवस्था क्या कहलाती है भैया? आधिक्य की बजट व्यवस्था कहलाती है। अब देखना एग्जाम्पल की दृष्टि से हम यहाँ समझेंगे भाई। अब की बात खर्च करने का प्लान कितना? अब की बार आय कितनी भी हमारे पास में? आय अब की बार भी कितने रुपए है? 100 रुपए है। और भैया खर्च करने का प्लान कितने का है भैया? खर्च करने का प्लान है 90 रुपए का। 90 रुपए का प्लान है। तो 10 रुपए कितने? 10 रुपए क्या ही भैया? 10 रुपए का होता है की बार लाभ। तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? यह व्यवस्था कहलाती है भैया आधिक्य बजट। आधिक्य बजट कहलाएगी यह व्यवस्था, आधिक्य का बजट। ज्यादातर विकसित देश किसका यूज करते हैं भैया? आधिक्य के बजट का यूज ज्यादातर क्या करते हैं? विकसित देश करते हैं। जितने भी विकसित देश हैं इन लोगों की इनकम तो अधिक होती है, खर्चा कम होती है। अब जब इन लोगों का खर्चा कम होता है, खर्चा तो कम होगा, आय अधिक होगी, तो इन लोगों के पास में पैसा पर्याप्त मात्रा में बच जाएगा। अब ये इस पैसे का क्या करते हैं? अब ये उस पैसे को चलते हैं लोन पर देने के लिए। लोन पर कौन लेगा इनसे? इन पर लोन लेते हैं जो विकसित देश होते हैं, थोड़े विकासशील देश होते हैं, जैसे भारत हुआ, या फिर गरीब देश होते हैं जैसे भैया अफ्रीकी देश, उन लोगों को लोन देते हैं ये कि भाई आप एक काम करो, हमारे पैसे को रख लो, हमारे पैसों को आप रख लो। अब सरकार क्या सोचेगी? इससे विकासशील देश की सरकार क्या सोचेगी? भाई क्यों ना इस पैसे का इन्वेस्ट कर दिया जाए, क्यों ना नई कंपनी लगा दिए जाए, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से देखना जापान जो है ना आपका, जापान कैसा है भैया? एक विकसित देश है। इसी जापान ने भारत को मात्र 0.5% के ब्याज पर, 0.5% सालाना, एक होता भैया महीने वाला जो गांव में चलता, ये है सालाना जो वार्षिक है। इस 0.5% के मतलब आधा % सालाना के ब्याज पर क्या दिया? भारत को काफी धन दिया, जिससे भारत ने क्या करा भैया? जिससे भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें इसका निवेश करा और रोजगार का क्या करा भैया? सर्जन करा। तो ये जो विकसित देश होते हैं इस पैसे को कहाँ देंगे फिर? ये विकासशील और अविकसित देशों में ढूंढते हैं लोन देने के लिए। तो आधिक्य बजट समझ में आया। आय आपकी अधिक है, खर्चा आपका कम है। जब खर्चा कम होगा तो कुछ पैसा बच जाएगा, तो व्यवस्था क्या कहलाती है? आधिक्य बजट कहलाती है। बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा देखो हमारा? नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर जेंडर आधारित बजट। जेंडर आधारित बजट। अब देखेंगे जेंडर आधारित बजट कौन सा होता है? जेंडर आधारित बजट लिख लेंगे। जेंडर आधारित बजट इसमें लिखेंगे जब सरकार, अब देखो कई बार क्या होता है, सरकार महिलाओं के लिए क्या होती है भैया?
कई बार क्या करेगी सरकार, महिलाओं के लिए क्या लेकर आएगी, एक अलग से स्कीम लेकर आती है बजट में कि भाई महिलाओं के लिए ये मिलेगा, महिलाओं को ये सुविधा मिलेंगी, महिलाओं के लिए जो बालिकाएं होती हैं उनके लिए छात्रवृत्ति में अधिक पैसा मिलेगा, छात्रवृत्ति में जो होती हैं, जो पढ़ने वाली बच्चे होती हैं उनके लिए स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे। तो इस चीज़ की व्यवस्था होती है। जब एक जेंडर को लक्ष्य मान करके उसका उत्थान करने के लिए बजट लाया जाए तो उस व्यवस्था को कहते हैं जेंडर आधारित बजट। तो इसमें केवल इतना ही लिखना है, वह व्यवस्था या फिर ऐसा बजट जो किसी एक जेंडर का विकास करने के लिए लाया जाए, वह क्या होता है, वह जेंडर आधारित बजट होता है। जेंडर आधारित बजट होता है। तो कौन सा भैया, जेंडर आधारित बजट आपको समझ में आया। अब इससे बाद में जो इम्पोर्टेंट बजट है सबसे ज़्यादा, वो आपका शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट क्या होता है, जब किसी पुराने कार्य को शून्य मान करके नए तरीके से बजटिंग की व्यवस्था हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे शून्य आधारित बजट कहते हैं। यह थोड़ा बजट क्या होता है भैया, समझने में थोड़ी समस्या उत्पन्न करता है। इसे क्या, इसे हमें ध्यान से देखना होगा। तो लिख लेंगे भैया कौन सा, शून्य आधारित बजट। इसमें लिख लेना है, जब किसी पुराने कार्य को शून्य मानकर नए सिरे से बजट तैयार किया जाए, तो वह व्यवस्था शून्य आधारित बजट कहलाती है। ये बात समझ में आई, शून्य आधारित बजट क्या होता है। तो पुराने कार्य को शून्य मान करके नई तरीके से बजटिंग व्यवस्था हो तो वो क्या कहलाएगी भैया, शून्य आधारित बजट कहलाएगी। अब इसका एग्जांपल समझेंगे हम। ऐसा समझो कि अपने यूपी की गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है। इन गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, 5 नए पुल बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए दे दिए। 5 नए के पुल के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए दे दिए। अब उनका लक्ष्य रखा भैया क्या रखा कि भैया 2025 तक हम 5 नए पुल बना लेंगे। लेकिन हुआ क्या, 2024 तक 4 पुल बन पाए, और भैया 4 नहीं केवल 3 ही पुल बन पाए, और उन 3 पुल में 400 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अब सरकार ने तो पैसा कितना दिया, सरकार ने दिया था केवल 500 करोड़ रुपए। अब बचे हमारे पास में 100 करोड़। अब 100 करोड़ रुपए में 1-2 पुल तो हम नहीं बना सकते, तो क्या करेंगे, हम सरकार से कहेंगे कि महोदय हमारे पास तो 100 करोड़ रुपए ही बचे हैं, 400 करोड़ रुपए हमारे 3 पुल बनाने में लग गए, जबकि हमें कितने बनाने थे, 5, जबकि एक पुल बनाने थे हमें 5, तो पुल कितने बचे अभी 2। अब सरकार क्या कहेगी कि लाओ आपके पास में 100 करोड़ रुपए बचे हैं, उसे तो आप हमें दे दो। ठीक है भाई। अब हम नए सिरे से इन 2 पुल को बनाने के लिए क्या करेंगे, बजटिंग की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि इन 4 सालों में मुद्रास्फीति यानी महंगाई भी तो बढ़ी होगी। सीमेंट की जो बोरी थी पहले लगभग 200 रुपए की होगी, अब भैया 400-300 की है। तो क्या होगा, महंगाई बढ़ी, जो रोडिया डस्ट होता है उसकी कीमत बढ़ी, जो लोहा होता है उसकी भी क्या होती है, कीमत बढ़ जाती है। तो अब हम नए सिरे से वर्तमान कीमतों के आधार पर, चालू कीमतों के आधार पर क्या करेंगे भैया, बजटिंग करेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, शून्य आधारित बजट। मतलब पहला कार्य क्या मान लिया गया, शून्य मान लिया गया, और जो नया कार्य है वहां से बजट शुरू करके जो व्यवस्था बनाई गई उसे हम शून्य आधारित बजट कहते हैं। तो इन चीज को लिख लेंगे, शून्य आधारित बजट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से क्या भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखेंगे शून्य आधारित बजट।
हेडिंग डाल लेंगे यहाँ से शून्य आधारित बजट। इसमें लिख लेंगे एग्जाम्पल, भाई भारत सरकार ने 5 पुल के निर्माण के लिए 5 पुल के निर्माण हेतु कितने रुपए दिए? 500 करोड़ रुपए दिए। 500 करोड़ रुपए दिए। और कहा शर्त ये थी कि भैया 2025 तक, कब तक? 2025 तक बन जाने, 2025 तक टारगेट था वर्क। अब भाई क्या हुआ, जो कंपनी थी वो कंपनी ने क्या काम करा, उस कंपनी ने क्या कार्य करा, 2024 तक, देखना 2024 तक 400 करोड़ रुपए में 2024 तक 400 करोड़ में 3 पुल बना दिए 400 करोड़ में 3 पुल बना दिए 2024 तक। अब वर्ष बचा हमारे पास में एक, अब 2 पुल बनाने हैं हमें। कितने पुल बनाने? 2 और पुल बनाने हैं। तो सरकार क्या करेगी? लिख लेंगे तो सरकार इन बचे हुए पुलों के लिए नए सिरे से बजट बनाएगी। पहले कार्य को शून्य मानकर वर्तमान कीमत पर। तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? यह व्यवस्था बजटिंग की कहलाती है, शून्य आधारित बजट। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या करा भैया? संविधान में बजट की व्यवस्था को पढ़ा। कौन से आर्टिकल में क्या भैया व्यवस्था दी गई है बजट की, तो उन सब बातों को हमने देख लिया। अब देखो भाई कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी बजट में। संविधान में बजट देखिए, आर्टिकल 112 में बजट का उल्लेख है, जो कौन सा भैया? आर्टिकल 265 में बताया गया सरकार सम्मति की अनुमति के बिना 1 भी रुपया टैक्स नहीं लगाएगी। 266 में बताया गया कि भैया संसद के बिना खर्च नहीं कर सकती। 66 में बताया गया संसद की अनुमति के बिना 1 भी रुपया राजकोष से नहीं निकाल सकती। 66 में बताया गया है सरकार संसद की जो होता पब्लिक अकाउंट रिजर्व बैंक का होता है, वहाँ पे क्या होती है भैया? पब्लिक अकाउंट जैसे डाक फंड का होता है भैया, इस पब्लिक अकाउंट में जमा होता है। 67 में होती है संचय निधि राष्ट्रपति की, उसके बिना 1 रुपया नहीं निकाल सकते। तो आपातकालीन स्थिति में यहाँ से क्या करते हैं? पैसा निकाल लेते हैं। तो उनके बारे में पढ़ा हमने भैया। बजट के प्रकार पढ़े, संतुलित बजट, घाटे का बजट, अधिक का बजट, जनरल आधारित बजट, शून्य आधारित बजट। तो ये क्या होते हैं भैया? ये होते हैं बजट के प्रकार थे, संतुलित बजट वगैरह। घाटे का बजट कौन सा था? जब सरकार क्या कर रही थी भैया? 1000 रुपये इनकम थी, 110 रुपये उठा रही थी, 10 रुपये क्या डाल दी भैया? 10 रुपये डाल दी थी आपकी अर्थव्यवस्था में। तो इनके बारे में पढ़ाई से क्या लाभ होते हैं? दूसरा, आधिक्य का बजट, 100 रुपये इनकम है, 90 रुपये खर्च कर रही, तो कौन सा कहलाएगा? आधिक्य बजट कहलाएगा। जेंडर आधारित बजट, जब ऐसा बजट महिलाओं या पुरुषों को किसी एक जेंडर को टारगेट करके क्या बनाया जाए? बजट बनाया जाए उसके विकास के लिए, क्या कहलाएगा? जेंडर आधारित बजट कहलाएगा। बात करें शून्य आधारित बजट की, किसी पुराने कार्य को शून्य मान करके नई सिरे से बजटिंग व्यवस्था होगी, आपकी शून्य आधारित बजट कहलाती है। जैसे 5 पुल वाला एग्जाम्पल लिया मैंने 500 करोड़ में, तो ये क्या थे भैया? यहाँ से बजट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब 2-4 नोट पॉइंट बजट के बारे में और लिख लेंगे, 2-4 नोट पॉइंट बजट के बारे में और लिख लेंगे। हालांकि पहली क्लास में मैंने ज़्यादातर नोट पॉइंट बता ही दिए भैया, यहाँ पर लिखेंगे। भारत में पहले भारत में बजट शाम के समय पेश किया जाता था।
शाम के समय पेश किया जाता था। दूसरा नोट पॉइंट लिखेंगे, बजट लाने से पहले सरकार आर्थिक समीक्षा लाती है। सरकार क्या लाती है, इस चीज को छोड़ दो या फिर बीच लिख लेना है नोट पॉइंट में। सरकार बजट फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश करती है। फरवरी माह में पेश करती है। लिखेंगे प्रत्येक बजट 3 वर्ष को कवर करता है। तीसरा नोट पर लिख लेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा लिखेंगे। प्रत्येक बजट 3 वर्षों को कवर करता है। प्रत्येक बजट किसको कवर कर रहा है भैया, 3 वर्षों को कवर कर रहा हूँ। प्रत्येक बजट 3 वर्षों को क्या करता है, कवर करता है। दूसरी बात मैं आपसे बात करूँ भाई, 3 वर्षों कवर कर रहा। अब देखो कैसे बजट कैसे 3 वर्षों कवर कर रहा। जो वर्ष बीत गया, चालू वर्ष, आगामी वर्ष। अब जो बजट होता है यहीं पर लिखेंगे, बजट बनाने की प्रक्रिया। बजट बनाने की प्रक्रिया सितंबर माह में प्रारंभ हो जाती है। सितंबर माह में आरंभ हो जाती है। बजट बनाने की प्रक्रिया सितंबर माह में आरंभ हो जाती है तथा फरवरी के माह में बजट पेश कर दिया जाता है। तथा फरवरी माह में बजट पेश कर दिया जाता है। बात करें यहीं पर आर्थिक समीक्षा हेडिंग डाल लेंगे। एक नोट पॉइंट और लिखना। देखिए ये बातें तो ऐसी हैं, तो मैं आपसे कहूँ सितंबर माह में बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और भैया फरवरी माह में पेश कर देगा, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं फॉर्मूला लगाकर हमको समझाया जाए। जो बातें जाहिर की वही बातें लिखी ही जाएंगी। एक पॉइंट और लिख लेना, इसमें शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ। यहाँ पर पेश कर दिया जाता है न्यायिक समीक्षा से पहले क्या था। चलो न्यायिक समीक्षा ही लिख लो, न्यायिक समीक्षा लिख लो, सितंबर माह पेश कर दिया जाता है। लिख लेंगे न्यायिक समीक्षा, सॉरी आर्थिक समीक्षा। आर्थिक कैसे होता है ना संविधान में न्यायिक समीक्षा, इसी तरह से यहाँ पर होता है आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा में क्या लिखेंगे भैया, जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में न्यायिक समीक्षा लाई जाती है। तो न्यायिक में आर्थिक हो रहा है। आर्थिक समीक्षा लाई जाती है। इसी में इसके माध्यम से हमें पता चलता है पिछले बजट में हमारे क्या टारगेट थे कि पिछले बजट में
हमारे क्या टारगेट थे, हमारे क्या टारगेट थे और उनमें से हमने कितना को पूरा किया, और उनमें से हमने कितनों को पूरा किया। कितने टारगेट पूरे किए। तो भाई ये कुछ बातें थी जो बजट के बारे में आ जाते हैं। आर्थिक समीक्षा में तो बता रही भैया, नया बजट लाने से पहले एक आर्थिक समीक्षा लाई जाती है। इस आर्थिक समीक्षा के माध्यम से हम पता चलते हैं कि भैया पिछले वर्ष जो हम बजट लेकर आए थे, हमने उसमें बातें तो बड़ी बड़ी कर दी थी कि भैया हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन हमसे क्या क्या हुआ, हमसे क्या क्या बातें हुई, वो बातें कहाँ पर पता चलेगी, हमें आर्थिक समीक्षा में पता चलेगी। कहाँ से हमने रेवेन्यू प्राप्त किया और क्या क्या बेचा, क्या खरीदा, सब हमें आर्थिक समीक्षा में पता चलता है। तो भैया आज की जो हमारी बजट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्लास थी, इसके बारे में हमने चर्चा करी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों।